एक शख्स जिसने दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाया और फिर सारी जिंदगी उसी हथियार का बोझ उठाकर जीता रहा। वो साइंटिस्ट था लेकिन उसके हाथों में कत्ल का फॉर्मूला था। वो जीनियस था लेकिन गिल्ट का शिकार। रॉबर्ट जे ओपनहाइमर हीरो था या विलन? आज हम इस सवाल का सच जानेंगे। Now I am become death, the destroyer of worlds. Now I am become death, the destroyer of world। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जिसे दुनिया फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब के नाम से जानती है। मगर क्या ओपनहाइमर ने दुनिया को तबाह करने का रास्ता दिखाया या उसने इंसानों को फ्यूचर के लिए वार्न किया? ओपनहाइमर की पैदाइश 1904 में एक न्यूयॉर्क के अमीर जेविश फैमिली में हुई। बचपन से ही उनकी सोच डीप और दूसरों से काफ़ी अलग थी। 12 साल की उम्र में क्वांटम फिजिक्स में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ी और फिर जर्मनी के गोटिजन में डॉक्टरेट किया। उस वक्त क्वांटम मैकेनिक्स एक नई थ्योरी थी और ओपनहाइमर उसकी पायनियर्स में शामिल हो गए। वो उस वक्त अमेरिका के सबसे इंटेलिजेंट थ्योरिकल फिजिसिस्ट बन चुके थे। 1940 में दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 में जल रही थी। जर्मनी एटॉमिक बॉम्ब बनाना चाहता था और अमेरिका को डर था कि अगर हिटलर ने बॉम्ब बना लिया तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तब अमेरिका ने एक सीक्रेट मिशन लॉन्च किया, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसका मकसद था पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना और इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया रॉबर्ट जे ओपनहाइमर को। लॉस एलमोस लेबोरेटरी न्यू मैक्सिको में एक सीक्रेट सिटी बनाई गई जहां पर उस वक्त के टॉप साइंटिस्ट को इकट्ठा किया गया। यहां दुनिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट तैयार किया गया। आखिरकार 16 जुलाई 1945 में ट्रिनिटी साइट पर दुनिया का पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि आसमान रोशन हो गया। आंखों ने पहली बार एटम का गुस्सा देखा। ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि आसमान में 12 किलोमीटर ऊपर तक गया। जिस हिसाब से ओपनहाइमर ने इसे कैलकुलेट किया था, ये बॉम्ब उससे कई ज्यादा पावरफुल निकला। ओपनहाइमर ने उस वक्त एक जुमला बोला, नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। मगर उस वक्त ये अल्फाज सिर्फ शायरी नहीं थी, ये उनके अंदर छुपे गिल्ट का पहला इजहार था। जुलाई के बाद अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा दिए। पहला हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और एक नागासाकी पर फैट मैन। लाखों लोग 1 मिनट में जलकर राख हो गए। बच्चे, बुजुर्ग और औरतें, किसी ने नहीं सोचा कि बॉम्ब किस पर गिरा। ओपनहाइमर ने बॉम्ब बनाया था लेकिन उसे गिराने का फैसला गवर्नमेंट का था। जब वो प्रेसिडेंट ट्रूमैन से मिले तो उन्होंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आई फील आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स। तो ट्रूमैन ने बाद में लिखा, I never want to see that crybaby scientist again। ओपनहाइमर गिल्ट का शिकार हो चुके थे। जंग के बाद ओपनहाइमर एक सेलिब्रिटी बन गए लेकिन उन्होंने ओपनली न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब के डेवलपमेंट को पोज कर दिया जिसे और ज्यादा तबाहकुन माना जाता था। इससे अमेरिकन गवर्नमेंट उनसे नाराज हो गई। कोल्ड वार के दौर में कम्युनिस्ट पैरानोया बढ़ रही थी। ओपनहाइमर के कुछ दोस्त उनके खिलाफ सबूत बन गए। 1954 में यूएस गवर्नमेंट ने उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दिया। उस शख्स को जिसे एक वक्त में अमेरिका का हीरो माना जाता था, अब उस पर कम्युनिस्ट सिंपैथाइजर का इल्जाम लगाया गया। वो साइंटिफिक कमेटी से निकाल दिए गए। उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। ओपनहाइमर ने जिंदगी के आखिरी दिनों में अपने काम पर बहुत सोचा। उसने न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की सपोर्ट की और साइंस को इंसानियत के लिए यूज करने की अपील करते रहे। 1967 में ओपनहाइमर कैंसर से वफात कर गए लेकिन उसकी कहानी यही खत्म नहीं हुई। वो एक ऐसा साइंटिस्ट था जो साइंस को इंसानियत की भलाई के लिए यूज करना चाहता था लेकिन पॉलिटिक्स ने उसे वेपन बना दिया। उसने दुनिया को बर्बाद किया लेकिन उसके इंतजाम में नहीं, उसके जज्बात में इंसानियत थी। और आज जब दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स 9 मुल्कों के पास है और जब हर दिन नए टेंशन्स उभरते हैं तो ओपनहाइमर की कहानी हमें एक सबक देती है। अक्ल जब इंसानियत के बगैर हो तो वो तबाही बन जाती है। ओपनहाइमर सिर्फ एक साइंटिस्ट था, वो एक मिसाल था, एक वार्निंग थी और शायद इसीलिए वो ना पूरा हीरो था और ना विलन। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि साइंस को इंसानियत के साथ चलने की ज़रूरत है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में साइंस ऑफ पीस ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।